नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आप लोगों का अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस जो लोग पढ़ रहे थे, जीएस के क्रम में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग नदियाँ चैप्टर रिवर्स को पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता है नदियों से क्वेश्चन आपके हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टेट सुपर कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, ठीक है, उसमें आपका नदियों से क्वेश्चन आपके आया करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि नदियों से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है या नहीं बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है, कौन पूर्ववर्ती नदी है, कौन अनुवर्ती नदी है, कौन अध्यारोपित नदी है, कौन अरब सागर में गिरती है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन किसकी सहायक नदी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो देखो, कुछ शब्द हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम समझेंगे आखिर ये है क्या, क्वेश्चन कैसे बनता है। एक शब्द हमारा है एस्चुरी। एस्चुरी से क्वेश्चन कई बार आया है तुम्हारा। एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद मुख। एक क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से आता है डेल्टा से। क्या आता है? डेल्टा से, कि कौन सी डेल्टा बनाती है नहीं बनाती है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है पूर्ववर्ती नदी, कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है अनुवर्ती या अनुगामी नदी। क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती या अनुगामी नदी तुम्हारी है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है अध्यारोपित नदी। दोस्तों, अक्सर हम लोग जब नदी टॉपिक को पढ़ते हैं, नदिया टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, रिवर्स को पढ़ते हैं, तो अक्सर ये जो क्वेश्चन है इनको हम लोग छोड़ देते हैं और पेपर में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग एस्चुरी क्या होता है, ज्वारनद मुख क्या होता है। पहले तुमको ये पता होना चाहिए कौन सी नदियाँ हैं भारत में जो एस्चुरी बनाती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीन नदियां हैं जो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारनद मुख बनाती हैं। क्वेश्चन यहां से बहुत बार आ चुका है। अब है क्या एस्चुरी? देखो दोस्तों, जब नर्मदा, ताप्ती, मांडवी के बारे में पढ़ेंगे तो इनको क्या देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो ये हमारा मैप है इंडिया का, तो नदियां क्या है तुम्हारी हैं, ये आपका अरब सागर और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां से तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि कौन सी नदी, जैसे मान लो ये हमारी है नर्मदा, ठीक है, यही आपकी क्या ताप्ती, इधर क्या है मांडवी, गोवा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, भाई ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें तभी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी की बात तुम्हारी आती है। अक्सर जब भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा तो नर्मदा ताप्ती से आता है। उल्टा बहने नदी पूछता है तभी तुम्हारा नर्मदा ताप्ती का आता है। अब मेन क्वेश्चन जो था एस्चुरी, एस्चुरी का मतलब तुम्हारा ये है कि नदियां जब अपने मुहाने पे आती हैं तब यहाँ पे ये फैलाव इनका नहीं होता है, पहाड़ों से नीचे की ओर जा रही होती हैं तो सीधे कहाँ जाती हैं, समुद्र में मिल जाया करती हैं। नाम से देखो, ज्वारनद मुख, मतलब नदी के मुख में क्या आता है, ज्वार का पानी आ जाता है। भाई सीधे तुम्हारा यहाँ पे ढलान है, तो जब ज्वार आते हैं समुद्र में, क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, तो ज्वार का पानी जो तुम्हारा है वो क्या, नदी के मुख जो मुहाना है वहां तक पहुंच जाता है। और वो नदियां तुम्हारी कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी हैं। तो ये तीन, ये आपको याद रखना है कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदियां जो तुम्हारी हैं क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन जब भी आया है ऐसे आया, इनमें से कौन एस्चुरी बनाती है या कौन डेल्टा बनाती है, कौन नहीं बनाती है, ध्यान रखना है। डेल्टा दोस्तों ध्यान रखना है, डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा क्या होता है, एक त्रिभुजाकार आकृति, क्या होती है, त्रिभुजाकार आकृति जो तुम्हारी है उसी को डेल्टा बोलते हैं। दोस्तों यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो इधर से गंगा नदी आई, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो गंगा नदी आई और ये जब मैदानी भागों से होते हुए आ रही है तो अपने साथ बहाव
के साथ साथ मिट्टी, अपशिष्ट पदार्थ ये सब लाती है। तो जब मुहाने के पास पहुंचती है, मतलब समुद्र में मिलने वाली होती है, तो ये अपने बहाव के साथ जो अपशिष्ट पदार्थ लाई है, मिट्टी लाई है, उसके कारण क्या होती, धाराएं अलग अलग मुड़ जाया करती हैं। क्या होती, धाराएं अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं और दूर से देखने में क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति दिखाई पड़ती है। तो उससे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां तुम्हारी हैं, चाहे आपने सुंदरबन का डेल्टा पढ़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्वेश्चन आता है, कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। एक क्वेश्चन दोस्तों डेल्टा से और आता है वर्ल्ड लेवल पे, मिसिसिपी मिसौरी पढ़ा होगा, नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, उसका क्वेश्चन आता है बर्ड फूड डेल्टा, पक्षपात डेल्टा, पक्षी के पैरों के आकार का डेल्टा कौन बनाती है, तो कौन बनाती है, वो आपकी मिसिसिपी मिसौरी है, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की। और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। यहीं पे आप कृष्णा पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे, ठीक है, कावेरी पढ़ेंगे, ये नदियां सब तुम्हारी क्या है, डेल्टा बनाती हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। पूर्ववर्ती नदी दोस्तों क्या होती है, जब नदियां अपने गंतव्य से आ रही थी, रास्ते में जो उनके जो भी भौतिक बनावट है, हम कह सकते हैं पर्वत, अक्सर इधर क्या पढ़ते हैं, पर्वतीय पढ़ते हैं, तुम्हारे पर्वतों को काटते हुए, पहाड़ों को काटते हुए अपने रास्ते, और ये नहीं कि रास्ते में, अब जैसे मान लो ये नदी ऐसे आ रही हो, रास्ते में यहाँ पे पर्वत पड़ गया तो ये घूम जाए, नहीं, वो पर्वत को काट करके नदी तुम्हारी निकल आएगी। तो वो नदियां तुम्हारी क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। ठीक है, रास्ते में कोई भी भौतिक संरचना पड़ जाए, पर्वत पठार पड़ जाए, उनको काटते हुए सीधे अपने रास्ते से चली जाती हैं, वो नदियां कौन होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। हिमालयी नदियां जो तुम्हारी हैं, चाहे वो आपकी गंगा को ले लें, ठीक है, चाहे हम इधर ब्रह्मपुत्र को ले लें, ठीक है, चाहे इधर हम सिंधु को ले लें, ये सब हमारी क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। रास्ते में कुछ भी पड़ जाए, काटते हुए सीधे अपने गंतव्य चली जाती हैं। अनुवर्ती नदियां या अनुगामी नदियां, ये क्या होती हैं दोस्तों, ये वो नदियां हैं जो ढाल के अनुरूप चलती हैं। जैसे उनको ढाल मिलती गई, वैसे ही वो ढाल पे क्या हो गई, ढल गई। जैसे आप देखो, इधर यमुना नदी तुम्हारी हो गई, ठीक है, इधर आप चंबल नदी पढ़ेंगे, तो ये नदियां तुम्हारी क्या होंगी, सब अनुवर्ती नदी होंगी या अनुगामी नदियां होंगी, जो ढाल के अनुरूप चलेंगी। जिधर ढाल, जैसे मान लो ये नदी ऐसे आ रही हो, ढाल इधर की हो, तो नदी इधर की मुड़ जाएगी, अपने मेन रास्ते पे नहीं जाएगी। जब रास्ता मिला जिधर उनको, जिधर ढाल मिली उधर वो मुड़ गई। अध्यारोपित नदी का क्वेश्चन तुम्हारा आया करता है कि निम्न में से कौन सी अध्यारोपित नदी होती हैं। तो दोस्तों, अध्यारोपित नदी तुम्हारी वह नदियां होती हैं जो जहां पे नदियां बहती हैं, वहां की भू आकृतिक संरचना ऊपर की कुछ और होती है और नीचे की भू आकृतिक संरचना जो तुम्हारी होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो वहां पे जो है घाटियां, विभिन्न प्रकार की घाटियां बन जाती हैं, या हम कह सकते हैं अलग प्रकार की घाटी, ऊपर कुछ अलग बनी होगी घाटी, और नीचे जो तुम्हारे, मान लो ये क्षेत्र हमारा जो मिलता है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में बहने नदियां जो तुम्हारी होंगी, वो क्या है, हमारी अध्यारोपित नदी। चाहे आप सोन नदी की बात कर लें, ठीक है, सोन नदी भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, अध्यारोपित नदी तुम्हारी हो जाएगी। क्यों, यहाँ छोटा नागपुर का पठार आपको पता है लौह के लिए फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की बनावट दूसरी प्रकार की होगी और जो उसके नीचे का क्षेत्र तुम्हारा होगा वो दूसरे प्रकार का होगा, ठीक है। और स्वर्णरेखा भी नदी तुम्हारी यहीं पे है, बनास नदियां तुम्हारी हैं, ये सब क्या तुम्हारी हैं, अध्यारोपित नदियां कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो 5 पॉइंट हमने दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आया करते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, एस्चुरी से क्वेश्चन, डेल्टा से क्वेश्चन, पूर्ववर्ती नदी से, अनुवर्ती या अनुगामी नदी और अध्यारोपित नदी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि नदियों से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से है या भारत के बाहर से है। क्वेश्चन 4 आप समझेगा, कह देगा निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है या किसका उद्गम भारत से है। तो आपको ये उद्गम याद रखने हैं। इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम की बात पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र, देखो मुख्यतः अपवाह तंत्र 2 हैं भारत में। अपवाह तंत्र की बात करें, अपवाह क्या होता है, जब छोटी छोटी नदियां निकल करके एक मेन नदी बना देती हैं, वही तुम्हारा अपवाह तंत्र कहलाता है। एक तो अपवाह तंत्र हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र कहलाता है, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा जो तुम्हारा है वो प्रायद्वीपी। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुख्यतः 3 नदियों के बारे में पढ़ते हैं।
सिंधु, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्यों? आपको पता है सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब आ जाएंगी तुम्हारी। गंगा पढ़ेंगे तो गंगा के साथ साथ यमुना, सोन, रामगंगा, कोसी, ठीक है, गंडक, इस नदियां गंगा के अंतर्गत आ जाएंगी। और ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र में तीस्ता वगैरह इसके जो नाम तुम्हारे हैं वो सब आ जाएगा। तो ये तुम्हारे क्या है, नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इसको हिमालयी तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी कि निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है या हिमालयी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भाग हमारा है, आपको पता है दोस्तों, ये जो तीन ओर से, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये क्षेत्र जो तुम्हारा होगा, यहाँ की जो नदियां होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? प्रायद्वीपीय नदियां कहलाएंगी। चाहे अब प्रायद्वीपीय नदियां में नर्मदा, ताप्ती तुम्हारी, इधर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां कैसी होंगी? प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। इनको हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र को पहले मैप में देखते हैं, फिर उसको विदाउट मैप देखते ज़्यादा समझ में आएगा, या ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। देखो मैप में ही समझो, पहले ये मान लो हमारा प्यारा भारत है, मान लिया हम। ये क्या है? क्योंकि इसको हमको ये शो करना है कि कौन नदी भारत के बाहर से निकल रही है, कौन भारत के अंदर से निकल रही है, इसलिए हमने मैप को बनाया। देखो ये क्षेत्र आपका पता है, ये आपका नेपाल है, ये तिब्बत है जिसपे चाइना का अधिकार है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती, ग्लेशियर का नाम कभी पूछ देता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वैसे अधिकांशतः मानसरोवर झील के पास से लेकर के आता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, चाइना यानी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और उस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। अब तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो आपने देखा सिंधु नदी का उद्गम भारत से नहीं है। कहाँ से है? तिब्बत से है, चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, मानसरोवर झील के पास से है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है, पूछा नहीं जाता। एक नदी और है, इसी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, जो तिब्बत से निकलती है, राकस्ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, उसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो आपने सिंधु नदी तंत्र में दो ऐसी नदियां देखी जिनका उद्गम भारत नहीं है। क्वेश्चन कई बार आया है, सिंधु और सतलज का उद्गम भारत नहीं है, तो कहां है? भारत के बाहर है। कहां है? तिब्बत में। अब चार नदियां ऐसी हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं जिनका उद्गम भारत ही है। इनका क्रम भी आता है नॉर्थ टू साउथ, ये क्रम क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। अभी हम लोग इसको देखते हैं। सिंधु, इसके बाद हम क्या देखते हैं? झेलम, ठीक है। फिर देखते हैं चिनाब। चिनाब के बारे में आपको पता होना चाहिए। चिनाब जो नदी तुम्हारी है, यह सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ये चिनाब भी तुम्हारी आती है, चिनाब में सतलज मिलती है, ठीक है। सिंधु बाद झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी और व्यास और सतलज, ठीक है। इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं क्रम से, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों यहां से क्वेश्चन और क्या आते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको पता है ये नदियां जो आप देख रहे हैं, 6 नदियां देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बह रही हैं, ठीक है। और इधर से तो खैर निकल ही रही हैं, लेकिन यहां पे नदियों का अगर लड़ाई, नदियों के पीछे लड़ाई हो जाए तो इसके लिए एक समझौता किया गया था। भाई जाहिर सी बात है, मुख्यतः हमारे यहाँ से निकल रही, हम चाहे तो पानी इसका रोक दें तो पाकिस्तान को कुछ जाएगा नहीं। आपको पता है नदियों के माध्यम से पाकिस्तान में नहरें बहुत निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का जाल बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया करता है, नेहरू जाल किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नदियों के जाल की बात करते हैं तो बांग्लादेश का नाम तुम्हारा आता है। 1960 की बात है तो एक तुम्हारा समझौता किया गया
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो सिंध जल समझौता कहलाता है, क्या कहलाता है? सिंध जल समझौता। सिंध जल समझौता। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि सिंध जल समझौता कब हुआ, तो सिंध जल समझौता जो तुम्हारा है वो कब हुआ? 1960 में हुआ। अब इसमें जो बंटवारा हुआ उसमें ये हुआ सिंध, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी जो तुम्हारा है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो तुम्हारा है वो कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। रावी, व्यास, सतलज, इनका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 80% पानी तुम्हारा कौन है? इंडिया यूज करेगा। तो दोस्तों आपको ये नदियाँ, एक तो क्वेश्चन आपको ये आता है कि सिंध नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं इनको नॉर्थ टू साउथ क्रम से लगाएं, तो सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्रम तुम्हारा पूछा आता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध जल समझौता कब हुआ, तो 1960 में हुआ। ठीक है, किस नदी का कितने % पानी कौन यूज कर सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है निम्न से झेलम का कितने % पानी भारत यूज करता है या पाकिस्तान कितने % यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंध, झेलम, चिनाब, उनका 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। रावी, व्यास, सतलज जो नीचे की 3 नदियां हैं उनका 20% पानी जो तुम्हारा है वो पाकिस्तान और 80% जो तुम्हारा है वो इंडिया यूज करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से जो बनते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा था ये नदी हमारी कौन सी आ रही थी? सिंधु आ रही थी। ठीक है, इधर कौन सी आ रही थी? सतलज आ रही थी। सतलज यहाँ तक नहीं है, मेन तुम्हारी चिनाब का भाग है। ठीक है, मान लो सतलज, इसी में झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, व्यास। ये एक व्यास का क्वेश्चन और तुम्हारा आया करता है कि कौन सी नदी तुम्हारी है जो भारत से निकल के भारत में ही मिल जाती है, तो यही व्यास नदी तुम्हारी है। और ये नदियाँ तुम्हारी क्या हैं? ये भारत के अंदर से निकलती तुम्हारी, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं तुम्हारी नदियाँ। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि सब नदियाँ, ये ध्यान रखना, अगर हम सिंधु को छोड़ दें तो कितनी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदियाँ हैं। तो इन 5 नदियों को पंचनद बोलते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा जाता है कि पंचनद में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि ये 5 नदियां कहां पे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं? तो पाकिस्तान में एक जगह है मीठन कोट। कौन सी जगह है? मीठन कोट। नदी जगह कौन सी है पाकिस्तान में? मीठन कोट। क्वेश्चन बनता है कि कहां पे जा करके 5 नदियां सिंध नदी से मिलती हैं? तो जगह तुम्हारी कौन सी है? मीठन कोट है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन तुम्हारा और भी आया करता है कि ये व्यास और सतलज के संगम पे एक बैराज है। यहां से क्वेश्चन आता है, उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिके बैराज किस नदी के संगम पे बनाया गया है? तो हरिके बैराज व्यास और सतलज के संगम पे बनाया गया है, पंजाब क्षेत्र में बना है। यहां से एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम तुम्हारा है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत की सबसे लंबी नहर जो तुम्हारी है वो इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर है। मुख्यतः पंजाब और राजस्थान इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके मेन बने कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ से निकाली गई है? तो हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज की नदियों का संगम है। तो हरिके बैराज जो तुम्हारा है वो सतलज और व्यास का संगम है। तो मुख्यतः ये क्वेश्चन हमारे जो थे सिंधु नदी तंत्र से थे। इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारे बीच में राहुल सर आएंगे, कुछ सूचना देंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स,
आप लोगों को जैसा कि पिछले भी वीडियो में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि सक्सेस गुरु का ऐप आपका लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप जा करके वहां से डाउनलोड करके और उसके विषय में आप विजिट कर सकते हो। उसमें सारी आपको प्रॉपर में क्लासेस दी गई हैं। वहां पर आपका चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, जितनी भी आपकी क्लासेस हैं सभी वहाँ पे प्रॉपर वे में हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं या क्या हमारा इम्पॉर्टेंट है, सारा की डिटेल आपकी सब पूरी डिटेल आपको उस ऐप में दी गई है। तो आप लोग जा करके वहाँ पर आप डाउनलोड करके और आप उसको विजिट कर सकते हैं। और आपको 1-2 दिन या आप कह सकते हो कल या परसों से आपको डेमो क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी, जो हर एक सब्जेक्ट की 1-1, 2-2 क्लासेस होंगी। उसके बाद 5 तारीख से प्रॉपर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आप बैच लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंसली पूरी आपकी पढ़ाई होगी, जहाँ पर हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा और उसका टेस्ट भी होगा और आपको वहाँ से टेस्ट सीरीज भी प्राप्त होगी। आप अपना डेली बेस पे टेस्ट दे सकते हो, जो आपके हर सब्जेक्ट के 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। एक क्विज टाइप का होगा, टाइमर के साथ आप वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक कर सकते हो कि जो हमारा वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसके हम क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और आपकी करंट की PDF वगैरह सारी कुछ आपको ऐप के माध्यम से फाइंड आउट होगा, जो कि हम आपको ऐप के माध्यम से अब आगे पढ़ाई करवाएंगे और आप वहाँ प्रॉपर में अपनी क्लासेस ले सकते हो। यहाँ पर कई लोगों की या कई बच्चों की हमारे पास शिकायत आई कि सर डेली क्लासेस नहीं हो पा रही, या हम इस चीज़ की तैयारी एयरफोर्स की करना चाहते हैं, हम सर यूपी टेट का पढ़ना चाहते हैं, ये सिलेबस आपका सबका कंबाइन चल रहा है। तो इन सभी को देखते हुए आपकी हर प्रॉपर में क्लासेस बनाई गई हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, एयरफोर्स हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSI हो, किसी का भी हो। तो आपको हर एक चैप्टर वाइज या आप कह सकते हो कोर्स वाइज आपको क्लासेस उपलब्ध होंगी 5 तारीख से। तो सभी लोग उसको डाउनलोड जरूर करिए और उसको आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने राहुल सर के द्वारा जो सूचना दी गई आप लोगों ने इसको सुन ही लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैसा बोला गया आप लोग कर सकते हैं। अच्छे से आप अध्ययन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है आपको। दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं सिंधु नदी तंत्र के बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आया करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो गंगा नदी हमारी है वो उत्तराखंड से निकलती है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ये मान लिया आपको पता है जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है और पहले तो मुख्यतः 2 नदियों के रूप में निकलती है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। ये नदी आपकी भागीरथी और ये आपका अलकनंदा। यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन केवल इतना ही आया था, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो केवल गंगा नदी पूछे तो गंगोत्री आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर भागीरथी और अलकनंदा का अलग अलग पूछे, ठीक है, तब दोनों को अलग अलग लिखना होगा। अगर भागीरथी के बारे में पूछता है, ठीक है, तो गोमुख कहाँ से लगाते हैं, गोमुख। और अलकनंदा का सतोपत लिख करके आता है तुम्हारा, ठीक है, सतोपत, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है, सतोपत से निकलती है। दोनों आ करके देवप्रयाग में मिल जाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं। आपको पता है गंगा नदी, ये भी क्वेश्चन आता है कि किन किन राज्यों में बहती है, तो उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाने से पहले इधर से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो तुम्हारी है वो मिल जाती है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से, किस नाम से जानती है और यहीं पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देखो, एक तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आपने क्या देखा, उत्तराखंड, ठीक है, प्लस उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर बिहार से आगे बढ़ते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल। राज्य पूछे तो यही आपके आएंगे। उसके बाद अगर और अंत में कहाँ, तो बांग्लादेश। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दूसरा राज्य दे सकता है। गंगा नदी की एक सहायक नदी का क्वेश्चन तुम्हारा आया करता है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहीं से उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो आकर के प्रयागराज में मिल जाती है, चापाकार आकार में आकर के मिलती है। उस नदी का नाम क्या है, यमुना।
तो ये भी क्वेश्चन आता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। जो कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो आपकी यमुना है और एक तुम्हारी क्या है, इधर एमपी क्षेत्र से निकलती सोन। कौन सी है? सोन। ये भी क्वेश्चन आता है। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, ये जो गंगा नदी तुम्हारी जब पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास पहुंचती है तो वहां पे दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा आप लोगों ने पढ़ी हुई हुगली, और एक हुगली बन जाती है। जो दूसरी धारा आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है? भागीरथी होती है। एक हुगली और एक भागीरथी दो धाराएं हो जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ हो जाती हैं? पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास तुम्हारे दो धाराएं बन जाती हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, देखो ये नदी जब गंगा आपकी यहाँ पहुँच रही है तो जब ये बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। और भागीरथी वाली धारा तुम्हारी है पद्मा। तो या तो क्वेश्चन ये बनता है कि भागीरथी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। या आपका ये पूछे गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो तुम्हारी है वो बांग्लादेश में जो है वो उसके जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जमुना और पद्मा जब आपस में मिल जाती हैं तो नदी क्या हो जाती है? मेघना। क्या बन जाती है? मेघना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो तुम्हारी है किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो तुम्हारी है वो किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। और पद्मा कहाँ पे जानी जाती है? तो बांग्लादेश में। सोन नदी का क्वेश्चन तुम्हारा आता है उत्तर, यहाँ से दक्षिण से उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने नदी का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है तो सोन का आता है। कुछ हिमालयी नदियाँ और तुम्हारी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक तुम्हारी पूछी जाती है बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। कोसी किधर से मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है। इसी प्रकार गंडक का क्वेश्चन तुम्हारा आता है। ठीक है, गंडक तुम्हारी, ठीक है, एक यूपी में नदी तुम्हारी मिलती है गोमती। कौन सी मिलती है? गोमती। इसका क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना है। इधर ही आपका रामगंगा नदी भी तुम्हारी है। ठीक है, रामगंगा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जिम कार्बेट पार्क तुम्हारा है, जिम कार्बेट पार्क के बीच से रामगंगा नदी निकलती है। ये क्वेश्चन तुम्हारा है उत्तराखंड में। गोमती नदी का क्वेश्चन तुम्हारा आता है। आपको पता है गोमती नदी तुम्हारी है पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ निकलती है? पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है और मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, एक नदी तुम्हारी है दामोदर जो हुगली की सहायक है, छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर। और दामोदर का क्वेश्चन आता है, इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ये हम लोगों ने दो टॉपिक मेन पढ़े, एक सिंध नदी तंत्र को पढ़ा, एक गंगा नदी तंत्र को पढ़ा दोस्तों। इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी को पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।